हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी पे। तो अब हम लोग नए क्लास की शुरुआत कर दीजिए। हाँ, नए टॉपिक के साथ नए अच्छे तरीके से जो आपके सिलेबस में है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये क्लास है 12th बायोलॉजी वालों के लिए, चैप्टर 2 से, यानी कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन से लेकर मानव जनन तक, जो कि आपके बहुविकल्पी यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न और अति लघुत्तरी प्रश्न, साथ ही साथ लघुत्तरी टाइप 1 के प्रश्न, और इसके बाद हम लोग टाइप 2 और दीर्घोत्तरी प्रश्न पढ़ लेंगे। तो ये दोनों चैप्टर आपके खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना। और कुछ अंतर वाले प्रश्न देख लेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से देख लेकर लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इसमें मैंने सारे प्रश्नों को अच्छे तरीके से लिया हो जो कि आपके बोर्ड में आएंगे और संभावित प्रश्न हैं। इसके पीडीएफ जो है वो मैं आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है, जाके ज्वाइन कीजिए। 37,000 से ज्यादा बच्चे फ्री में नोट्स डाउनलोड कर पा रहे हैं एसकेएम स्टडी टेलीग्राम से। तो देखिए, यूट्यूब के थ्रू आप पढ़िए और टेलीग्राम पर इसका जो पीडीएफ यहाँ पे जो मैं पढ़ाऊंगा पूरा पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो जाके वहां से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। कोई भी कहीं से भी आपको अगर दिक्कत आएगी तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना अपने कमेंट को। बाकी हम आपके साथ हैं, थे और रहेंगे। आपकी बोर्ड की पूरी तैयारी सबसे अच्छी तरीके से हम लोग करवाने वाले हैं, इसलिए आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें, एसकेएम स्टडी परिवार के साथ जुड़े रहें, ठीक है ना। जितने भी बच्चे हैं, आपके अंदर हौसला होना चाहिए उड़ने का, बाकी पंख अपने आप निकल आएंगे। जी हाँ, अगर आपके अंदर हौसला है कुछ कर दिखाने का तो आपको रास्ता मिलता चला जाएगा। यदि आपके अंदर हौसला ही नहीं है कुछ कर दिखाने का तो रास्ता मिलेगा भी, तब भी आप उस रास्ते पर नहीं चल पाएंगे। तो अपने अंदर हौसला रखिए कि मुझे 70 में 70 स्कोर करना है, और आप करके ही रहेंगे। चलिए, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे आपका 12th बायोलॉजी वालों का है और बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए, बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए चैप्टर 2 से 3 तक सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इसलिए आप इन प्रश्नों को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। यहाँ पे मैंने बहुविकल्पी प्रश्न कवर किया है, आपके अति लघुत्तरी प्रश्न, साथ ही साथ लघुत्तरी प्रश्नों को यहाँ पे कवर किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके जो बहुविकल्पी प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, उसको मैंने कवर किया। अति लघुत्तरी प्रश्नों को मैंने कवर किया और लघुत्तरी प्रश्नों को मैंने कवर किया, करने वाला हूं, इसमें कवर किया है। और ये आपके चैप्टर 2 से, यानी कि जो आपके पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, यही है ना चैप्टर, ये नहीं है लैंगिक जनन और मानव जनन, मानव जनन, इन सारे चैप्टर को हम आप यहाँ पे आप बताने वाले हैं। और ये जो 70 में 70 की तैयारी है ना, आप लोग बिल्कुल टेंशन ना ले, पूरी मैं आपको करवाऊंगा। ये 70 में 70 की पूरी तैयारी हम आपको करवाएंगे, बशर्ते आप लोग हमारे साथ मेहनत करिए। केवल आप क्या करिएगा, आप हमारे साथ मेहनत करिए। बाकी ये 70 में 70 प्यारे बच्चों आपसे कोई छीन नहीं सकता। ये 70 में 70 की गारंटी हम लेते हैं आपको पूरा दिलाने का। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज का लाइक टारगेट मात्र और मात्र 1000 लाइक टारगेट है। लाइक टारगेट कितना है? 1000। और इसका जो पीडीएफ है, आप कह सकते हैं नोट्स जो है, इसका नोट्स जो है पीडीएफ और इसका नोट्स आपके टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? एसकेएम स्टडी। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? एसकेएम स्टडी, जहां पर 37,000 से ज्यादा बच्चे फ्री में नोट्स डाउनलोड करके पढ़ाई कर पा रहे हैं। और अब आपकी बारी है नोट्स डाउनलोड करके पढ़ने की। चलिए, सबसे पहला यहाँ पे प्रश्न है। सबसे पहला प्रश्न है और जो कि काफी इंपॉर्टेंट वाला प्रश्न है। सबसे हम लोग बहुविकल्पी प्रश्नों को कवर करेंगे। बहुविकल्पी प्रश्नों के बाद अति लघुत्तरी, फिर लघुत्तरी प्रश्नों की ओर चलेंगे। तो सबसे पहला बहुविकल्पी प्रश्न है। प्रश्न क्या है? आवृतबीजी पादपों का भ्रूणपोष होता है। जो आवृतबीजी पौधे होते हैं उनका भ्रूणपोष कैसा होता है, यानी किस प्रकार से होता है? द्विगुणित। द्विगुणित का मतलब होता है 2n। क्या होता है? द्विगुणित होता है। या फिर बहुगुणित, यानी कि आप कह सकते हैं n तक, बहुत सारे उसमें है। त्रिगुणित यानी कि 3n, अगुणित यानी कि n। n क्या होता है? यहाँ पे संख्या है, क्या है? नंबर है। द्विगुणित मतलब 2n, 2n। बहुगुणित मतलब
ढेर सारे हैं, और त्रिगुणित मतलब 3n, और अगुणित का मतलब होता है n। तो यहाँ पे आवृतबीजी पौधों का जो भ्रूणकोश होता है वो आपका क्या होता है, वो अगुणित होता है। कैसा होता है आपका, अगुणित होता है। याद रखना, आवृतबीजी पौधों का जो भ्रूणकोश होता है वो कैसा होता है आपका, अगुणित होता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है, दूसरा वाला प्रश्न है। प्रश्न क्या है, दोहरा निषेचन होता है। दोहरा निषेचन होता है किसमें होता है, शैवालों में होता है, कवक में होता है, अनावृतबीजी पौधों में होता है, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं जीनोस्पर्म। क्या बोलते हैं, जीनोस्पर्म। आवृतबीजी पौधों यानी कि एंजियोस्पर्म में होता है। एक चीज यहाँ पे याद रखना, बोल दे लाइकेन। लाइकेन, ये लाइकेन क्या होता है, तो जब शैवाल और कवक आपस में मिलकर सहभोजिता दर्शाते हैं तो वो लाइकेन का निर्माण करते हैं। ये पॉइंट में याद रखना। तो दोहरा निषेचन किसमें होता है, तो दोहरा निषेचन जो पाया जाता है वो आपके एंजियोस्पर्म यानी कि आवृतबीजी पौधों में पाया जाता है। किस पाया जाता है, एंजियोस्पर्म अर्थात आपके आवृतबीजी पौधों में पाया जाता है। तो कह सकते हैं कि आवृतबीजी पौधों में हमेशा और हमेशा दोहरा निषेचन पाया जाता है। तो एंजियोस्पर्म में क्या पाया जाता है आपका, दोहरा निषेचन। कभी कभी दोहरा निषेचन ना लिख के यहाँ पे एंजियोस्पर्म बोल देता है, तो अगर एंजियोस्पर्म आ जाए तो सीधा बता दीजिए कि सर ये दोहरा निषेचन। कौन सा निषेचन है, दोहरा निषेचन है। अगला यहाँ पे प्रश्न है, प्रश्न क्या है, सैलिविया में परागण होता है, यानी सैलिविया में परागण कैसे होता है। याद रखना। अब देखिए यहाँ पे एक चीज हम लोग ध्यान देते हैं कि यहाँ पे परागण की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, परागण। तो परागण आपके दो प्रकार के होते हैं। क्या होता है, स्वपरागण, एक आपका स्वपरागण होता है और दूसरा आपका होता है परपरागण। परपरागण, तो परागण दो प्रकार के होता है, स्वपरागण और परपरागण। परपरागण में कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि जलीय परागण, वायु परागण, कीट परागण, और आप कह सकते हैं एक जंतु परागण। तो यहाँ पे जो सैल्विया होता है इसमें परागण होता है, लेकिन परागण का कौन सा प्रकार होता है, तो आप देखिएगा परागण आपके दो प्रकार के मैंने बताया, स्वपरागण और परपरागण। परपरागण कितने प्रकार के, 4 प्रकार के, जलीय परागण, वायु परागण, कीट परागण और जंतु परागण। तो जो सैल्विया होता है इसमें कौन सा परागण पाया जाता है, तो इसमें आपका कीट परागण पाया जाता है। कौन सा परागण पाया जाता है, कीट परागण पाया जाता है। तो आप देखिए 4 ऑप्शन है, जल परागण, वायु परागण, कीट परागण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो सैल्विया होता है उसमें आपका कीट परागण यानी कि राइट, आपका ग वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इसमें कीट परागण पाया जाता है। ठीक है। अगला यहाँ पे चौथा वाला प्रश्न है। चौथा वाला प्रश्न क्या है, एक ही पादप के एक पुष्प के परागकण कणों का उसी पुष्प तक स्थानांतरण क्या कहलाता है। यानी कि यहां बोल रहा है एक ही पादप के एक पुष्प के परागकणों का तक का स्थानांतरण, यानी कि उसी पादप के किसी अन्य पुष्प तक स्थानांतरण क्या कहलाता है। स्वयुग्मन, सजातीय पुष्प परागण, परनिषेचन या फिर अनुमिल्य परागण। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, आपका सजातीय पुष्प परागण कहते हैं। क्या कहते हैं, सजातीय पुष्प परागण बोला जाता है। सजातीय पुष्प परागण क्या होता है, जब किसी भी पादप के पुष्प का उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जो परागकण होता है चला जाता है, उसे हम लोग सजातीय पुष्प परागण के नाम से जानते हैं। पांचवा यहाँ पे प्रश्न है। प्रश्न क्या है, निभाग पाया जाता है। जो निभाग होता है पाया जाता है पराग कण में, बीजांड में, भ्रूणपोष में या उपयुक्त में से सभी। तो आपका क्या पाया जाता है, निभाग। क्या होता है, निभाग होता है। तो निभाग किसमें पाया जाता है, तो ये याद रखना बीजांड में पाया जाता है। निभाग किसमें पाया जाता है, बीजांड में पाया जाता है। यानी कि ग वाला क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा ऑप्शन। बीजांड में क्या पाया जाता है आपका, बीजांड में निभाग पाया जाता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है, एंड्रोजन स्रावित होता है। जो एंड्रोजन होता है वो स्रावित होता है, कहां से होता है, लीडिंग कोशिकाओं के द्वारा होता है, सरटोली कोशिकाओं द्वारा होता है, स्पर्मेटिड्स द्वारा होता है, इनमें से कोई नहीं। तो एंड्रोजन का स्रावण किसके द्वारा होता है, तो याद रखना जो आपका
एंड्रोजन है, एंड्रोजन होता है, यह किसके द्वारा होता है? एंड्रोजन का स्रावण लीडिंग, जो लीडिंग कोशिकाएं होता है, लीडिंग कोशिकाओं के द्वारा होता है। लीडिंग कोशिकाओं के द्वारा क्या होता है? एंड्रोजन। किसमें पाया जाता है? यह महिलाओं में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? महिलाओं में पाया जाता है, यानी कि बोल सकते हैं फीमेल, फीमेल में पाया जाता है। तो एंड्रोजन किसमें पाया जाता है? महिलाओं में पाया जाता है। किसके द्वारा स्रावण होता है? लीडिंग कोशिकाओं के द्वारा स्रावण होता है, यानी कि यहाँ पे राइट आंसर आप कर सकते हैं। क वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? क वाला, यानी कि एंड्रोजन स्रावित होता है किसके द्वारा? लीडिंग कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे, ब्लास्टूला अवस्था में भ्रूण को सर्वप्रथम गर्भाशय से जोड़ने का कार्य निम्नलिखित में से कौन सी झिल्ली करती है? ब्लास्टूला अवस्था में, जब ब्लास्टूला अवस्था होती है तो उसमें भ्रूण होता है। क्या होता है? भ्रूण होता है। तो उसको गर्भाशय से जोड़ने का कार्य कौन सी झिल्ली करती है? एमनियन, अप्रा यानी कि कोरियन, एल लैक्टोएस या फिर योक सैक। तो 7 का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ख वाला हो जाएगा। वो कौन सा है आपका? अप्रा, यानी कि बोले तो कोरियन करता है। क्या करता है? कोरियन करता है। तो ब्लास्टूला अवस्था में भ्रूण को सर्वप्रथम गर्भाशय से जोड़ने का कार्य कौन करता है आपका? अप्रा, यानी कि कोरियन करता है। 8वां यहाँ पे प्रश्न है। प्रश्न आपका क्या है? स्त्री में अंतरोपण के समय भ्रूण किस अवस्था में होता है? स्त्री में अंतरोपण के समय, जब अंतरोपण होता है तो उसके समय जो भ्रूण होता है वो क्या आपका किस अवस्था में होता है? मोरूला अवस्था में होता है, ब्लास्टूला अवस्था में होता है, गैस्टूला अवस्था में होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो जब अंतरोपण होता है किसके समय? अंतरोपण के समय जो आपका भ्रूण होता है, क्या होता है? भ्रूण होता है, वो आपका किस अवस्था में होता है? तो आपका ब्लास्टूला, ब्लास्टूला अवस्था में होता है। कौन सी अवस्था में होता है आपका? ब्लास्टूला अवस्था में होता है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ख वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपका? ख वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम यहाँ पे अति लघुत्तरीय प्रश्नों की ओर चलेंगे, और जो कि आपके काफी इंपॉर्टेंट वाले अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं। अति लघुत्तरीय प्रश्न, ये अति लघुत्तरीय प्रश्न कितने का आता है? तो आपकी 1 अंक का आपके बोर्ड परीक्षा में आता है। और ये यहाँ पे मैं चैप्टर आपके 2 से 3 तक मैं आपको बता रहा हूं। चैप्टर 2 से 3 तक आपका 1 अंकों का ये आपका पूछा जाता है, इसलिए आप इन प्रश्नों को अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग को चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर कोई भी अगर कहीं से भी आपको डाउट लग रहा है कि सर यहाँ से मुझे नहीं समझ आ रहा है, मुझे दिक्कत है, तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स है ना, कमेंट कर दीजिए। मैं उसको और अच्छी तरीके से समझा के आपको बताऊंगा। टेंशन ना मत लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए 9वां प्रश्न यहाँ पे। 9वां प्रश्न भाई साहब क्या है? अति लघुत्तरीय प्रश्न में लीडिंग कोशिका द्वारा संश्लेषित व स्रावित वृषण हार्मोन्स का नाम लिखिए। अथवा में बोल देगा। अथवा में यहाँ पे बोला है कि भाई मान लीजिए ये नहीं आ रहा है तो आप एक काम करिए, आप अथवा में करके दूसरा यहाँ पे आप लिख दीजिए। लीडिंग कोशिकाओं से स्रावित हार्मोन्स का नाम क्या है? तो लीडिंग कोशिकाओं से स्रावित हार्मोन्स का नाम है आपका टेस्टोस्टेरोन। कौन सा आपका है? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो होता है यह आपका लीडिंग कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। और जो आपका टेस्टोस्टेरोन होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है, यह किसमें पाया जाता है? तो टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन होता है जो यह आपके नर में पाया जाता है, यानी कि मेल कैंडिडेट में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? आपका नर में पाया जाता है, यानी कि मेल कैंडिडेट में पाया जाता है। कौन सा? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आपका मेल कैंडिडेट में पाया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे, ऐसे 2 जंतुओं का नाम लिखिए जिनमें अपरा पाया जाता है। ऐसे 2 जंतु कौन है जिसमें आपका अपरा पाया जाता है? तो अपरा वैसे तो मनुष्य में पाया जाता है, लेकिन ऐसे 2 जंतु कौन है जिसमें आपका अपरा पाया जाता है? तो स्तनधारियों में यूथेरिया समूह के सभी जंतुओं में इसी प्रकार का अपरा पाया जाता है, जैसे कि मनुष्यों तथा सभी चौपाए पशु, गाय और भैंस में। अब ये चौपाए पशु क्या है? तो जिसमें 4 पैर होते हैं। क्या होते हैं? 4 पैर होते हैं, उसे हम लोग चौपाए पशु कहते हैं। जिसमें आपके 4 पैर होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आपके चौपाए पशु बोलते हैं, जैसे गाय में और भैंस में।
इसमें आपका क्या पाया जाता है, आपका अपरा पाया जाता है। क्लियर है। चलिए 11 वाला प्रश्न यहाँ पे, उस प्रक्रिया का नाम लिखे जिसमें ग्राफ पुटक फटकर द्वितीयक अंडक को अंडाशय से मोचित करता है। क्या करता है आपका, मोचित करता है। एक सेकंड, अब सही है, मोचित करता है। क्लियर है। चलिए तो इसका क्या हो जाएगा, तो उस प्रक्रिया को हम लोग अंडोत्सर्ग कहते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, अंडोत्सर्ग बोला जाता है। क्या बोलते हैं हम लोग, अंडोत्सर्ग बोलते हैं। फिर अगला प्रश्न यहाँ पे, ब्रीसड के दो कार्य लिखिए। ब्रीसड के दो कार्य कौन कौन से हैं, तो ब्रीसड के दो प्रमुख कार्य हैं। अब ब्रीसड के दो प्रमुख कार्य भाई साहब कौन कौन से हैं, तो ब्रीसड के दो प्रमुख कार्य आपके यहाँ पे मैं हाईलाइटेड कर दे रहा हूं। पहला है, ब्रीसड की कोशिकाओं में शुक्र जन के द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होना। और दूसरा क्या है, द्वितीयक ब्रीसड की लीडिंग कोशिकाओं नर हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन का श्रावण करना, जो कि द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास में क्या होता है, सहायक होता है। तो ये क्या है आपके, ये आपके दो कार्य हैं। यहां तक आपको समझ आ रहा है कि नहीं, आपको समझ में आ रहा है नहीं, अब देखिए मैं आपको समझा दूं। तो देखिए आप ये प्रश्न पूछा कि भाई साहब ब्रीसड के कार्य लिखिए। तो ब्रीसड के दो प्रमुख कार्य हैं। सबसे पहला, ब्रीसड की कोशिकाओं में शुक्र जनन के द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है, सबसे पहला कार्य होता है। दूसरा, ब्रीसड की लीडिंग कोशिकाएं नर हार्मोन यानी कि टेस्टोस्टेरोन का श्रावण करती हैं, जो कि द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास में क्या होती है, सहायक होती हैं। अगला 13वां प्रश्न है, शुक्र जनन को परिभाषित कीजिए कि शुक्र जनन होता क्या है। तो ब्रीसड की शुक्र जनन नलिकाओं में शुक्र जनन कोशिकाओं से शुक्राणुओं के निर्माण की विधि शुक्र जनन कहलाती है। क्या कहलाती है, उसे हम लोग शुक्र जनन कहते हैं। अब ये भाई साहब शुक्र जनन होता क्या है, तो शुक्र जनन आपको सीधा लिख देना है कि शुक्र जनन क्या होता है। तो ब्रीसड की शुक्र जनन नलिकाओं में शुक्रजन कोशिकाओं से शुक्राणुओं के निर्माण की विधि ही शुक्र जनन कहलाती है। अगला यहाँ पे प्रश्न है, प्रश्न क्या है, लीडिंग कोशिकाओं के कार्य क्या हैं, या फिर लीडिंग कोशिकाओं के कार्य लिखिए। तो लीडिंग कोशिकाएं नर लैंगिक हार्मोन यानी कि एस्ट्रोजन जैसे टेस्टोस्टेरोन का रक्त में श्रावण करती है। या आपके लीडिंग कोशिकाओं का क्या होता है, कार्य होता है। क्लियर है यहां तक। चलिए अगला प्रश्न है, दो आभासी फलों के नाम लिखिए। तो दो आभासी फल क्या है आपका, सबसे पहले आपका नाशपाती है और दूसरा क्या है आपका सेब है। तो दो आभासी फल आपका सीधा लिख देंगे, नाशपाती और सेब, ये दोनों आपके दो आभासी फल हैं। 16वां वाला प्रश्न है, जलीय परागण करने वाले दो पौधों के नाम लिखिए। जलीय परागण करने वाले दो पौधे कौन कौन से होते हैं, हाइड्रिला है और वेलिसनेरिया है। ये दोनों क्या है आपके, तो ऐसे पौधे हैं जो कि आपके जलीय परागण करते हैं। क्या करते हैं, जलीय परागण करने वाले दो पौधे के नाम बोल देगा लिखने के लिए। तो आप लोग सीधा लिख दीजिएगा कि सर दो पौधे जो हैं वो हमारे कौन कौन से हैं, वो आपके दो पौधे जो हैं आपके वेलिसनेरिया हैं और कौन से आपके हाइड्रिला है। 17वां प्रश्न यहाँ पे, निषेचन के बिना फलों के विकास को वनस्पति भाषा में क्या कहते हैं। तो निषेचन के बिना फलों के विकास की क्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। कौन सी क्रिया कहते हैं, अनिषेक फलन कहते हैं। 18वां वाला प्रश्न है, लघु बीजाणुधान की सबसे भीतरी परत क्या कहलाती है, इसका महत्व लिखिए। इसका महत्व लिखिए। यहां प्रश्न क्या है, लघु बीजाणुधान की सबसे भीतरी परत क्या कहलाती है, इसका महत्व लिखिए। तो लघु बीजाणुधान की सबसे भीतरी परत को टेपिटम कहते हैं। लघु बीजाणुधान की सबसे भीतरी परत को क्या कहते हैं, टेपिटम कहते हैं। यह विकसित होने वाले लघु बीजाणु यानी कि परागकण को पोषण प्रदान करता है। एक पॉइंट में याद रखिएगा कि अगर लघु बीजाणु बोले, क्या बोले, लघु बीजाणु बोले, तो आप समझ लीजिएगा कि वो आपका परागकण है। क्या है आपका, परागकण ही लघु बीजाणुधानी होता है। अगला यहाँ पे आपके लघुत्तरी प्रश्न है। कौन से आपके लघुत्तरी प्रश्न है, और ये जो आपके लघुत्तरी प्रश्न है ये आपके क्या है, काफी इंपॉर्टेंट वाले आपके लघुत्तरी प्रश्न है, जो कि यहाँ पे टाइप 1 है। कौन से आपके, यहाँ पे मैं टाइप फर्स्ट की बात करूंगा। तो 19 वाला प्रश्न यहाँ पे,
असंग जनन यानी कि एपोमिक्सिस क्या है, उदाहरण भी दीजिए। अथवा में प्रश्न पूछा गया, बार बार रिपीटेड प्रश्न है, देखिए कैसे कैसे प्रश्न बने हैं। असंग जनन क्या है, इसका क्या महत्व है, अथवा में प्रश्न है। अथवा प्रश्न क्या है आपका, असंग जनन पर टिप्पणी कीजिए, असंग जनन पर टिप्पणी कीजिए। तो यहाँ पे आपको उत्तर क्या लिखना है, असंग जनन हेड डालना है। एपोमिक्सिस क्या होता है, तो बिना निषेचन बीज निर्माण की प्रक्रिया को असंग जनन कहते हैं। बिना निषेचन बीज का निर्माण होना ही असंग जनन कहते हैं, याद रखना। अगले पॉइंट में देखेंगे तो यहाँ कुछ मैं पॉइंट में लिखा हूं, इन पौधे के जीवन चक्र में युग्मक संलयन अथवा अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। अगर मान लीजिए ऑब्जेक्टिव में प्रश्न बोला, ऑब्जेक्टिव में प्रश्न बोला, ऑब्जेक्टिव में प्रश्न क्या बोला, ये बोला कि निम्नलिखित में से किसमें युग्मक संलयन अथवा अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता, तो असंग जनन में युग्मक संलयन अथवा अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। अगले पॉइंट में, असंग जनन की खोज किसने किया था, विंकलर ने किया था। किस सन में, सन 1908 ईस्वी में विंकलर ने किया था। अगला यहाँ पे पॉइंट है, बहुभ्रूणता क्या होता है, बहुभ्रूणता क्या होता है, बहुभ्रूणता पर टिप्पणी कीजिए, काफी इंपॉर्टेंट वाला प्रश्न है। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे बहुभ्रूणता। तो सामान्य बीज एक भ्रूण मिलता है, परंतु कुछ आवृत बीजियों तथा अनावृत बीजी में के अंदर एक से अधिक भ्रूण पाए जाना बहुभ्रूणता कहलाता है। यानी कि आवृत बीजी और अनावृत बीजी पादपों के फलों में एक से अधिक बीज का पाया जाना बहुभ्रूणता कहलाता है। बात समझ आना, यानी कि एक से अधिक भ्रूण का निर्माण होना ही बहुभ्रूणता का उदाहरण है। जैसे कि संतरा, आप लोग कभी संतरा देखे हैं, जो संतरा होता है इसका जब अंदर वाला भाग देखेंगे या फिर नींबू देखेंगे तो उसमें बहुत सारे बीज पाए जाते हैं, वही क्या होता है, बहुभ्रूणता, यानी कि एक से अधिक बीजों का पाया जाने वाला बहुभ्रूणता कहलाता है। बहुभ्रूणता की खोज इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है, किसने किया था, तो ल्यूवेनहॉक ने सन 1796 ईस्वी में किया था। किसने किया था, सन 1796 ईस्वी में ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने किया था। 21वां प्रश्न है यहाँ पे, भाई साहब प्रश्न क्या है, एक पुष्प में निषेचन के पश्चात होने वाले परिवर्तनों का उल्लेख कीजिए अथवा पुष्पी पादपों में निषेचन पश्च घटनाओं की व्याख्या कीजिए। या फिर आप इसको बोल देगा लिखने के लिए, या फिर आपको इसको बोल देगा लिखने के लिए। तो उत्तर क्या लिखेंगे, पुष्प में निषेचन पश्चात परिवर्तन, यानी जब पुष्प होता है तो उसमें जब आपकी निषेचन की क्रिया हो जाती है, कौन सी क्रिया हो जाती है, जब उसमें निषेचन की क्रिया हो जाती है, कौन सी क्रिया होती है, निषेचन। निषेचन की क्रिया के बाद क्या परिवर्तन उसमें होगा, उसको यहां पे आपको क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। तो पुष्पी पौधों में दोहरा निषेचन होता है, पुष्पी पौधों में क्या होता है, दोहरा निषेचन पाया जाता है। इसके फलस्वरूप भ्रूणकोश में द्विगुणित युग्मनज और त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक बनता है। इसमें क्रमशः भ्रूण तथा भ्रूणपोष बनता है। भ्रूण, भ्रूणपोष तथा फल पश्च संरचनाएं हैं, यानी पीछे वाली संरचना है, बाद वाली। भ्रूणपोष विकासशील भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। इसके साथ साथ बीजांड में निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं जिसके फलस्वरूप बीजांड से बीज तथा अंडाशय से फल का निर्माण होता है। तो यहाँ पे अब बीजांड वृंत किसमें बनता है, तो बीजांड वृंत से आपका बीज वृंत बनता है। अध्यावरण बीजावरण बनता है। बीजांड द्वार से बीजांड द्वार बनता है। बीजांड का ऐसी है प्राय नष्ट हो जाता है और कुछ पौधों में बचा रहता है, और जो कि बचकर पेरिस्पर्म का निर्माण करता है। और भ्रूणकोश जो होता है इसमें निम्नलिखित परिवर्तन होता है। सबसे पहले अंड कोशिका, सहायक कोशिका, प्रथमुख कोशिका और अंडाशय भित्ति। जो सहायक कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, प्रथमुख कोशिकाएं भी नष्ट हो जाती हैं, और अंड कोशिका निषेचन के पश्चात ये भ्रूण बन जाता है। और अंडाशय भित्ति जो होती है फल भित्ति का निर्माण करती हैं, और पुष्प के अन्य सभी भाग जैसे वायदल, दल, पुंकेसर आदि सूखकर क्या होते हैं, गिर जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर देखेंगे तो कहां से कहां तक मैंने बताया, यहाँ पे आपका चैप्टर 2 से 3 तक काफी इंपॉर्टेंट मैंने क्वेश्चन को बताया है। और इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी मिल जाएगा। जाके वहां पे फ्री में नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या, फिर नोट कर लीजिए, SKM स्टडी
टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे आपको नोट्स इसका मिल जाएगा। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, लिंक नीचे दिया गया है। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।